हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। आज के वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 301 और उससे आगे की धाराओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। धारा 301 यानी सेक्शन 301 के पहले तक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप चैप्टर 1 से लेकर अभी तक मैंने 15th चैप्टर तक पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है और ये 16th चैप्टर के अंदर सेक्शन 301 और उससे आगे हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आप बेयर एक्ट ओपन करके बैठे होंगे और पेन पेपर आपके पास होगा, ज़रूर होगा। पढ़ाते वक्त जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हम बताते जा रहे हैं आप उसे नोट डाउन करते चलिए और अपना नोट्स साथ ही साथ तैयार करते चलिए। सेक्शन 301 जो बात करता है, जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु करके आपराधिक मानववध कैसे होगा। यदि कोई व्यक्ति कोई ऐसी बात करने द्वारा जिससे उसका आशय मृत्यु कारित करना हो या जिससे वह जानता हो कि मृत्यु कारित होना संभाव्य है, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करके जिसकी मृत्यु कारित करने का न तो उसका आशय हो और न ही वह संभाव्य जानता हो कि वह उसकी मृत्यु कारित करेगा, आपराधिक मानववध करे, तो अपराधी द्वारा किया गया आपराधिक मानववध उस भांति का होगा जिस भांति का वह होता यदि वह उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करता जिसकी मृत्यु कारित करना उसके द्वारा आशयित था या वह जानता था कि उसके द्वारा उसकी मृत्यु कारित होना संभाव्य है। तो भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है और जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था उससे भिन्न, जो अभियुक्त है वह जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय रखा था उससे भिन्न किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है तो यह आपराधिक मानववध कैसे होगा, इसके बारे में धारा 301 बात करती है। धारा 302 यह हत्या के लिए दंड के विषय में बात करती है। जो कोई हत्या करेगा वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। हत्या के लिए दंड होगा मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना। धारा 302 अलग अलग वाद में, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से कुछ विशेष वाक्यांश निकल कर आए हैं धारा 302 के लिए, जिसे टिप्पणियों के माध्यम से हम समझ पाएंगे। विमला देवी बनाम राजेश सिंह एवं एक अन्य AIR 2016 SC का वाद है। इसमें दोहरे हत्या का मामला विरल से विरलतम मामले के संवर्ग के अंतर्गत नहीं आ सकता। इसके लिए 4 पॉइंट की बात की गई थी। पहला पॉइंट, यदि मृतक और अभियुक्त के परिवारों के बीच पूर्व शत्रुता विद्यमान थी, और पॉइंट नंबर 2, यदि अभियुक्तों का न तो कोई आपराधिक पूर्ववृत्त है और न ही वे इतिवृत्त अपराधी हैं। पॉइंट नंबर 3 में, यदि अभियुक्त व्यापक रूप से समाज के प्रति कोई खतरा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, और पॉइंट नंबर 4, यदि मामला पारिवारिक शत्रुता का है। तो ऐसी स्थितियों में विरल से विरलतम मामला के संवर्ग में नहीं आएगा। यह विमला देवी बनाम राजेश सिंह एवं अन्य के वाद में अभी निर्धारित किया गया था। अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक मान्य नहीं। यह दर्शन सिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 2016 SC के वाद में अभी निर्धारित किया गया कि अन्यत्र उपस्थिति का अभिवाक हत्या के मामले में मान्य नहीं है। यदि अभियुक्त की उपस्थिति और भूमिका विवरण
उपहत साक्षियों द्वारा ब्यौरेवार दिया जाता है। और परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर दोष सिद्धि, परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर दोष सिद्धि उचित है यदि यह साबित किया जाता है कि अभियुक्त के अंतर्गत पति और मृतिका जो थी वह पत्नी थी, रात्रि में अंतिम बार एक साथ देखे गए थे, शव सुबह में बरामद किया गया था, मृत्यु गला घोंटने के कारण हुआ था और उसके बाद अभियुक्त जो है वह फरार था। तो ऐसे स्थिति में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्धि को उचित माना गया। यह आंध्र प्रदेश बनाम पत्वीमाला विघ्नेश्वर रुडू उर्फ विगन्ना उर्फ गुन्नापथी AIR 2016 का वाद था, जिसमें परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर दोष सिद्धि उचित ठहराया गया। महाराष्ट्र राज्य बनाम हेमंत कवाडू चौरीवाल इत्यादि AIR 2016 इस वाद में बताया गया कि यदि दोनों तथ्य स्वयं परस्पर विरोधी हैं और अभियोजन मामले के लिए घातक हैं तो दोष सिद्धि दो व्यक्तिगत तथ्यों पर आधारित नहीं की जा सकती है। इस प्रकार धारा 302 जो है वह हत्या के लिए दंड, मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माने के रूप में निर्धारित करती है। और हत्या से संबंधित विभिन्न केसों में, विभिन्न मामलों में बहुत सारी वाक्यांशों का निर्धारण होता रहा है। धारा 303 यह आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड की बात करती है। जो कोई आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा वह मृत्यु से दंडित किया जाएगा। धारा 304 यह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध के लिए दंड की बात करता है। यह अपराध जो है वह धारा 299 में परिभाषित किया गया है, हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध। और धारा 299 में परिभाषित दंड के लिए, परिभाषित अपराध के लिए दंड की व्यवस्था धारा 304 में किया गया है। जो कोई ऐसा आपराधिक मानववध करेगा जो हत्या की कोटि में नहीं आता है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु होना संभाव्य है परंतु कारित करने के आशय से किया जाए तो वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अथवा यदि वह कार्य इस ज्ञान के साथ है कि उससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है किंतु मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है कारित करने के किसी आशय के बिना किया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 304 का यह उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना के विषय में बात करती है। जो कोई उतावलेपन के या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करेगा जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यदि चिकित्सक की ओर से रोगी की परिचर्या करने में विलंब है तो यह सिविल उपेक्षा का मामला हो सकता है, न कि इस धारा के अधीन उपेक्षा का मामला। यह राकेश रंजन गुप्त बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1999 के बाद में अभी निर्धारित किया गया था। और धारा 304 ख जो है वह दहेज मृत्यु के बारे में बात करती है, जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर, यही इम्पॉर्टेंट है, 7 वर्ष के भीतर
दहेज मृत्यु कब तक माना जाएगा? विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहाँ ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। इसे स्पष्टीकरण से समझ पाएंगे। इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए दहेज का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में दिया गया है। जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। तो दहेज मृत्यु किस अवस्था में मानी जाएगी? यदि विवाहिता के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों में किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा मृत्यु की जाती है और इसके लिए जो दंड होगा वह 7 वर्ष से कम का नहीं, 7 वर्ष से कम के कारावास का नहीं होगा किंतु अधिकतम आजीवन कारावास तक का हो सकेगा। ऐसे दंड से दंडित किया जाएगा। दहेज मृत्यु के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या होने चाहिए? पत्नी जो है वह जलने के कारण या किसी शारीरिक उपहति के कारण मृत होनी चाहिए। उसकी मृत्यु सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा घटित होनी चाहिए। ऐसी मृत्यु उसके विवाह की तिथि से 7 वर्ष के भीतर हुई होनी चाहिए और उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व उसके पति या उसके किसी नातेदार द्वारा क्रूरता या संताप के अधीन किया हुआ होना चाहिए। ऐसी क्रूरता या संताप दहेज की मांग के लिए या के संबंध में होना चाहिए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। कामेश पंजियार बनाम बिहार राज्य 2005 का वाद है यह। इस प्रकरण में निष्कर्ष दिया गया कि विवाह स्वर्ग में ही हो जाता है, यह एक कहावत है। दुल्हन अपना मायका छोड़कर अपनी मधुर यादों को पीछे छोड़कर इस उम्मीद को ससुराल लेकर जाती है कि वह अपने पति के घर में प्यार से भरा एक नया जीवन आरंभ करेगी। वह न केवल अपनी मधुर यादें छोड़ जाती है बल्कि अपना उपनाम, गोत्र और कौमारी भी त्याग देती है। सामान्य रूप से वह बहू के रूप में ही नहीं वरन बेटी के रूप में अपनाए जाने की आशा करती है और दुर्भाग्य है कि दिन प्रतिदिन नवविवाहिताओं को दहेज के लोभ में प्रताड़ित करने के मामले बढ़ते जा रहे हैं जिससे उसके सपने बिखर जाते हैं। अब सास ससुर ही पालनकर्ता की जगह आतंककर्ता के रूप में उभर रहे हैं जिससे कि आतंक के साए में उसके ससुराल के सपने टूट रहे हैं। दहेज ही वह आतंकवाद है जो निरंतर प्रत्येक संभावित क्षेत्र में फैल रहा है। यह कामेश पंजियार बनाम बिहार राज्य के प्रकरण में निष्कर्ष दिया गया था। मायादेवी एवं एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य AIR 2016 के वाद में बताया गया कि इस प्रयोजन के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए अपराध के मुख्य आवश्यक तत्वों में से एक यह है कि स्त्री को उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व दहेज के लिए या की मांग के संबंध में क्रूरता या उत्पीड़न के अधीन रखा गया था। मायादेवी एवं एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य AIR 2016 के बाद में दहेज मृत्यु का अर्थ परिभाषित किया गया कि यदि इस धारा के सभी अन्य आवश्यक तत्व पूरे किए जाते हैं तो दाह द्वारा या शारीरिक उपहति द्वारा या सामान्य परिस्थितियों के अधीन अन्यथा कारित किसी मृत्यु
जिसमें मानवघाती या आत्मघाती या दुर्घटनात्मक कोई किसी भी प्रकार की मृत्यु हो सकती है, तो ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और स्त्री का पति या उसके संबंधी को उसकी मृत्यु कारित करने वाला माना जाएगा। धारा 305 की तरफ बढ़ते हैं, जो शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण के बारे में बात करती है। यदि कोई 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, कोई उन्मत्त व्यक्ति, कोई विपर्यस्त चित्त व्यक्ति, कोई जड़ व्यक्ति या कोई व्यक्ति जो मत्तता की अवस्था में है आत्महत्या कर ले, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या के लिए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास या कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से अधिक की न हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। आत्महत्या का दुष्प्रेरण के लिए 10 वर्ष से अधिक, जो 10 वर्ष से अधिक की नहीं होगी, आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए 10 वर्ष से अनधिक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय किया जाएगा। धारा 306 यह आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में बात करती है। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करे, तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और धारा 307 या हत्या करने का प्रयत्न के विषय में बताता है, जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता है तो वह हत्या का दोषी होता, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दंड से दंडनीय होगा, ऐसा एतस्मिन् पूर्व वर्णित है। आजीवन सिद्ध दोष द्वारा प्रयत्न, जबकि इस धारा में वर्णित अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दंडादेश से के अधीन हो, तब यदि उपहति कारित हुई हो तो वह मृत्यु से दंडित किया जा सकेगा। दृष्टांत क देखते हैं। य का वध करने के आशय से क उस पर ऐसी परिस्थितियों में गोली चलाता है कि यदि मृत्यु हो जाती तो क हत्या का दोषी होता। क इस धारा के अधीन दंडनीय है। दृष्टांत ख, क कोमल वयस के शिशु की मृत्यु करने के आशय से उसे एक निर्जन स्थान में अरक्षित छोड़ देता है जहाँ पे उसकी रक्षा नहीं की जा सकती। क ने इस धारा द्वारा परिभाषित अपराध किया है, यद्यपि परिणाम स्वरूप उस शिशु की मृत्यु नहीं होती। दृष्टांत ग, य की हत्या का आशय रखते हुए क एक बंदूक खरीदता है और उसको भरता है। क ने अभी तक अपराध नहीं किया है। य पर क बंदूक चलाता है, उसने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। और यदि इस प्रकार गोली मारकर वह य को घायल कर देता है तो वह इस धारा के प्रथम पैरे के पिछले भाग द्वारा उपबंधित दंड से दंडनीय है। प्रथम पैरा का पिछला भाग
ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए, उपहति कारित हो जाए। इससे संबंधित दृष्टांत ग है। दृष्टांत घ, विष द्वारा य की हत्या करने का आशय रखते हुए क विष खरीदता है और उसे उस भोजन में मिला देता है जो क अपने पास रहता है, जो क के अपने पास रहता है। वह भोजन जो क के अपने पास रहता है उसमें क विष मिला देता है य की हत्या के आशय से। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध अभी तक तो नहीं किया है, लेकिन क उस भोजन को य की मेज पर रखता है या उसको य की मेज पर रखने के लिए य के सेवकों को परिदत्त करता है, तो यहाँ पर क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। एक महत्वपूर्ण वाद है भगवान सहाय एवं एक अन्य बनाम राजस्थान राज्य AIR 2016 का वाद है यह। इसमें बताया गया, यदि अभियोजन ने घटना के मूल का दमन किया है और अभियुक्त के शरीर पर उपहतियों को भी स्पष्ट करने में असफल रहा है, तो अभियुक्त संदेह का लाभ प्राप्त करने के लिए हकदार होगा। धारा 308 या आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न के विषय में बात करती है। जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि उस कार्य से वह मृत्यु कारित कर देता है, तो वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी होता। वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति हो जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। दृष्टांत बताती है कि क गंभीर और अचानक प्रकोपन पर ऐसी परिस्थितियों में य पर पिस्तौल चलाता है कि यदि एतद् द्वारा वह मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी होता है। तो यहाँ पर क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है, जो कि आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न का अपराध है। धारा 309 जो आत्महत्या करने का प्रयत्न के विषय में बात करती है। जो कोई आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा और उस अपराध के लिए कोई कार्य करेगा, वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। और धारा 309 संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रतिकूल नहीं है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण की स्वतंत्रता में प्राण हरने की या मृत्यु कारित करने की स्वतंत्रता को शामिल नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 में प्राण का अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है, जबकि आत्महत्या जीवन की अप्राकृतिक समाप्ति है और इसलिए यह प्राण के अधिकार की संकल्पना के प्रतिकूल है। यह ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य JT 1996 में अभी निर्धारित किया गया था और डॉक्टर बनवारी लाल बनाम स्टेट ऑफ UP एंड अदर्स 1998 में इस धारा के प्रावधान असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि मरने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल नहीं किया गया है, बताया गया था। धारा 309 के अंतर्गत आत्महत्या करने का प्रयत्न एक अपराध है, लेकिन अगर यह प्रयत्न सफल हो जाता है तो फिर उसके लिए कोई सज़ा नहीं है। मतलब कि अगर कोई आत्महत्या का प्रयत्न कर रहा है, उसने आत्महत्या को अंजाम नहीं दिया, बच गया, तो उसे 1 वर्ष तक की सज़ा हो सकेगी। किंतु अगर वो उस घटना को अंजाम दे देता है, तो जो मर गया उसको क्या सज़ा देना,
उसको क्या सज़ा मिलेगी। धारा 309 की संवैधानिकता को हम इस प्रकार समझ पाएंगे। एक महत्वपूर्ण वाद है चेन्ना जगदीश्वर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1988 का यह मामला है। इसमें निर्णय दिया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 309 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 तथा 21 का उल्लंघन नहीं करती है। यह कहना उचित न होगा कि जीवन संबंधी अधिकार में जीवित न रहने का अधिकार भी सम्मिलित है। यह चेन्ना जगदीश्वर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 1988 के मामले में बताया गया था कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है। परंतु मारुति श्रीपति दुबल बनाम महाराष्ट्र राज्य 1987 का मामला आया और इसमें बम्बई राज्य न्यायालय ने इसके विपरीत मत दिया। इस मामले में निर्णय दिया गया कि धारा 309 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21, 19 तथा अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है तथा जीवन के अधिकार में मृत्यु का भी अधिकार शामिल है। एक अन्य महत्वपूर्ण वाद आया उसके बाद पी रथीनाम बनाम भारत संघ 1994 SC का मामला। इसमें यह प्रक्षित किया गया कि हमारी दांडिक विधियों के मानवीकरण की दृष्टि से भारतीय दंड संहिता की धारा 309 संविधि संग्रह से मिटा देने योग्य है। यह एक क्रूर एवं अयुक्त प्रावधान है और इसका परिणाम किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने घोर यंत्रणा झेली हो दोबारा दंडित करने के समान है, जिसे आत्महत्या में विफल होने के कारण लोक निंदा का भाजन होना पड़ेगा। ऐसा कार्य धर्म, नीति और लोकमत के विरुद्ध नहीं कहा जा सकता है और आत्महत्या करने के प्रयत्न के कार्य का समाज पर हानिकारक प्रभाव भी नहीं पड़ता है। अतएव धारा 309 संविधान के अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण करती है और इस कारण शून्य है। यह पी रथीनाम बनाम भारत संघ के वाद में बताया गया। परंतु ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 SC का वाद आया। इसमें उच्चतम न्यायालय ने पी रथीनाम बनाम भारत संघ के मामले में दिए गए अपने पूर्व निर्णय को निरस्त करते हुए अभिमत किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 309 असंवैधानिक नहीं है और इससे संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 21 के उपबंधों का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं होता है। संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य में जीवन के अधिकार में मरने के अधिकार शामिल हैं को निर्धारित किया गया और इस प्रकार मानवीय सम्मान के साथ जीवित रहने के अधिकार में नैसर्गिक जीवन को समाप्त करने का अधिकार कम से कम उस समय तक शामिल नहीं माना जा सकता है जब तक कि निश्चित रूप से मृत्यु हो जाने की नैसर्गिक प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हो जाती है। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का जो वाद आया, इसमें पी रथीनाम वाले के जो वाद में जो निर्धारण किया गया था उस मत को पलट दिया गया था, क्योंकि पी रथीनाम बनाम भारत संघ के वाद में कहा गया कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है और ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य में बताया गया कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है उसमें जीवन का अधिकार दिया गया है, इसके अंतर्गत मरने का अधिकार शामिल नहीं है और इस प्रकार से धारा 309 जो है वह असंवैधानिक नहीं है। तो धारा 309 आत्महत्या की कोशिश जल्द ही दंड के दायरे से बाहर होगी। यह फैसला विधि आयोग की 201वीं रिपोर्ट के संदर्भ में लिया जाता है, जिसमें 309 को हटाने की सिफारिश की गई है और आयोग जो है वो यह मानता है कि
आत्महत्या की कोशिश करना मानसिक रूप से बीमार होने का लक्षण है, इसलिए दंड के बजाय इसका इलाज ज़रूरी है। और 2011 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आया था। पिंकी वीरानी की इच्छा मृत्यु याचिका आई थी। अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011 का मामला था यह। इसमें निर्णय देते हुए और माननीय न्यायालय ने बताया कि वस्तुतः दया मृत्यु या इच्छा मृत्यु एक ऐसी अवधारणा है जब कोई व्यक्ति अपने जीवन से इतना निराश और उपचार विहीन हो गया होता है कि वह स्वयं मृत्यु की इच्छा व्यक्त करता है और किसी अन्य से सहायता मांगता है। प्रायः ऐसा तब होता है जब व्यक्ति गंभीरतम रोगों से ग्रसित हो जाता है और उसका जीवन मात्र कृत्रिम उपकरणों पर ही टिका हुआ होता है। किंतु विधितः ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि स्वयं की मृत्यु कारित करना भी भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के अंतर्गत आत्महत्या करने का प्रयत्न माना जाता है, जो यदि साबित हो जाता है तो 1 वर्ष तक के सादा कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय हो सकता है। यदि कोई अन्य व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण करता है या साशय सहायता करता है, तब वह 10 वर्ष के कारावास के दंड से धारा 306 के अंतर्गत दंडनीय हो सकेगा। धारा 306 के बारे में हमने बात की है कि आत्महत्या का दुष्प्रेरण, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के आत्महत्या करने में साशय सहायता करता है तो वह आत्महत्या का दुष्प्रेरण का अपराध करता है और इसके तहत उसे दंड दिया जाएगा। और दंड जो है वह 10 वर्ष तक का कारावास हो सकेगा और जुर्माना हो सकेगा। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने धारा 309 तक समझने का प्रयास किया। उम्मीद है आप समझते हुए नोट्स बनाते चल रहे होंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के टाइम पे यही काम आने वाले हैं। ये नोट्स जो भी आप अभी बनाते चल रहे हैं, ये नोट्स आपके एग्ज़ाम के टाइम पे आपके लिए सच्चे साथी बनने वाले हैं। तो आप नोट्स अगर अभी भी जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं वो वीडियो देखने के साथ साथ अपना जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, केसेस और जो भी इसमें मैं बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, उसे आप लिखते हुए चलिए। आपका नोट्स अपने आप तैयार होता चला जाएगा। नोट्स बनाने के लिए आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वीडियो देखिए, सुनिए और उसे जो आपको लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट है या जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसको मैंने स्पेशली बोला भी हुआ है कि ये आप नोट डाउन कर लीजिए, तो उसे आप लिखते हुए चलिए। आपका नोट्स अपने आप तैयार हो जाएगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए भी थैंक यू।